हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस के साथ हम हाजिर हो गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं हर पेपर के हिसाब से। जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके लिए एक टॉपिक है, साथ के साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड बजट के ऊपर क्वेश्चन आया, एडिटोरियल आया है, उसके लिए टॉपिक है। साथ के साथ में हम बात करें कि वुमेंस के साथ में हीट वेव का क्या इम्पैक्ट है वुमेंस के ऊपर में, और जब बात होती है कि कितना अनइक्वल पूरा माहौल होता है कि हीट वेव की वजह से इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर में कितना ज़्यादा पड़ता है पुरुषों के कंपैरिजन में, इसके बारे में बात की गई है। तो अलग अलग पेपर के हिसाब से आपके अलग अलग एडिटोरियल से काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि जैसे ही मानसून आता है बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमेशा से लंबे समय से चली आ रही हैं। हर बार जो है गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी वो मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता, मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, इसलिए हर साल ही बाढ़ की समस्याएं होती हैं। तो उससे रिलेटेड भी एक एडिटोरियल है। बेसिकली वो बात करता है असम की बाढ़ जो आती है वहाँ से रिलेटेड है, लेकिन हम उसको होलिस्टिकली देखेंगे क्योंकि हर एरिया में मोर और लेस यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि बाढ़ का कारण बनती हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एडिटोरियल के क्या है हाइलाइट्स, और उसके बाद हम देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि हाइलाइट्स में आज क्या है। तो हमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट अलग अलग पेपर से टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहला तो है इन द नेम ऑफ फ्लड कंट्रोल। सबसे पहले जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। साथ के साथ में अर्बनाइज सिस्टम की जब बात होती है, अर्बनाइज मैकेनिज्म की या फिर मैनेजमेंट की बात होती है, वहाँ पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो एडिटोरियल है। वो तो बात कर रहा है असम से रिलेटेड, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, रिवर बेसिन है, उसकी वजह से असम में क्या इम्पैक्ट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्याएँ होती हैं। लेकिन हम इसको देखेंगे पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अर्बनाइज जो सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से, साथ के साथ में लोकल या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिक्कतें होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल होगा वो होगा द टोल दैट एक्सट्रीम हीट टेक्स ऑन वुमेन। यहाँ पर हमने जब समर सीजन चल रहा था, हीट वेव के बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड्स टूट रहे थे, तभी भी हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हीट वेव का महिलाओं के ऊपर भी पड़ता है नेगेटिव तरीके से। और यहाँ पर इसी एडिटोरियल में अलग अलग सेक्टर्स के में बात की गई है कि किस तरीके से महिलाएँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोन हो चुकी हैं आज के डेट में। ये अर्बन महिलाओं के लिए भी है जो कि अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं, जो कि वर्किंग है, साथ के साथ में रूरल एरियाज़ में रहने वाली महिलाओं के लिए भी ये एडिटोरियल बात करता है। तो काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेंस का एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल होगा जो द यूनियन बजट एंड लिटमस टेस्ट फॉर अ रीथिंक और स्टैटिस। तो अभी 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है हमारा। जैसा कि मालूम था हमें कि इस बार लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे, इस वजह से क्या हुआ था, इंटरिम बजट पेश किया गया था जो कि अगले 2-3 महीनों के खर्च के लिए था। अभी जो है फाइनल बजट इस साल का 2024-25 वित्तीय जो वर्ष रहता है उसका जो फाइनल बजट है वो 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला है। तो इस बार बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया जैसे कि 5th जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर क्या ऐसे चैलेंजेस है जिनके ऊपर में ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल बात करता है, तो काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। यहाँ पर बात की जा रही है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। क्या कह रहे हैं ये कि रिमेंबर दैट होप इज़ अ पावरफुल वेपन इवन व्हेन ऑल एल्स इज़ लॉस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उम्मीद है ना, होप है, आशा है, तो वो ही पावरफुल हथियार है आपके पास में। सारी उम्मीद, अगर सारी चीज़ें, अगर ऑप्शंस जो है वो आपके पास ख़त्म हो जाए और एकमात्र आखिरी ऑप्शन जो होप यानी कि आशा, उम्मीद आपके पास बची हुई है, तो भी आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आशा खो दी, अपना होप खो दिया ना, तो फिर कोई भी काम आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी काम चाहे वो बड़ा हो, बहुत टफ हो, उसको करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होप होनी चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी। ये जो आशा होती है ना, यही आपको आगे चल के क्या दिलाती है, जीत दिलाती है, सक्सेस दिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही कहना चाहिए कि मोटिवेशनल बहुत अच्छा है। रिमेंबर दैट होप इज़ अ पावरफुल वेपन इवन व्हेन ऑल एल्स इज़ लॉस्ट। सभी चीज़ें ख़त्म भी हो जाए ना और होप है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी किला फतह कर सकते हो। ठीक,
चलते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक होगा। जियोग्राफी में आपका फ्लड रिलेटेड टॉपिक आएगा, साथ के साथ में सिटीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर टॉपिक आएगा तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस पूरे एडिटोरियल को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ असम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं। तो यहाँ पर कारण ये है कि एक तो जो असम का ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, वो पूरा क्या है, पहाड़ों के बीच में है। साथ के साथ में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, और साथ के साथ में उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कहाँ से बह करके जाती हैं, वो असम से ही बह करके जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक तो इनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है पूरा वो एक तरीके से चैलेंजिंग है। दूसरी बात है कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के पास है ये, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इनकी नदियाँ जो है वो इससे फ्लो होकर के जाती हैं। साथ के साथ में यहाँ पर ग्लेशियर वगैरह जो होते हैं, ऊपर बहुत ठंड होती है, ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, तो हमेशा जो है वो बर्फ़ पिघल के, जो कि हमें मालूम है कि हीट वेव की वजह से या फिर गर्मियाँ जितनी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़ रही हैं उसकी वजह से नदियाँ जो है पिघल के क्या हो रही हैं, पानी लेकर के आती हैं। और इसकी वजह से जो इनके असम में जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, जो कि वाटर बॉडीज़ हैं, उनका भी एक लेवल जो है बढ़ जाता है। साथ के साथ में अदर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह तो हैं ही। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि कुछ ऐसी कमियां रही हैं जिसके ऊपर में बार बार हर समय क्या किया गया है, वार्न किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर भी दिक्कतें हुई हैं। क्या ऐसी कमी है? यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है, जब भी नदियों का फ्लो को हमें रोकना होता है ना, तो हम उसमें आसपास में क्या कर देते हैं, एम्बैंकमेंट बना देते हैं। इस एम्बैंकमेंट की वजह से क्या होता है कि नदियाँ जो है वो किनारे पर नहीं बहती हैं, या फिर मान लीजिए कोई खेत है आसपास में, जहाँ पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर खेत है, प्लेन वाला पूरा सरफेस है, और नदी का पानी वहाँ पर बह करके आएगा, तो क्या होगा, वो फसलों के अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से पूरा जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पानी बहुत सोच समझ के समय समय पर देना होता है। बहुत ज़्यादा अगर पानी आ जाएगा अगर उस खेत के अंदर में, तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। ये जो एम्बैंकमेंट होते हैं ये पानी को रोकने का काम करते हैं, जो नदियों का पानी होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि आज से असम में चैलेंज नहीं है, 1950 के बाद से ही, 1950 से ही असम के अंदर में ये जो चैलेंज है फ्लड का या फिर बाढ़ का बहुत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं कि गवर्नमेंट बार बार एम्बैंकमेंट बना देती है, एम्बैंकमेंट बनाती है, साथ के साथ में वहाँ पर बहुत सारे समय समय से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती है कोई भी चीज़ कि हमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, या फिर ये डिज़ास्टर जो है वो असम में बार बार होता है, तो फिर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देखने का काम करती है कि किस तरीके से, चूँकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, बोला गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में असम के इस फ्लड को लेकर के बात हुई थी, तो एक गर्ग कमेटी बनाई गई थी। ठीक, तो गर्ग कमेटी जो है उसको बनाया गया था, और गर्ग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो एम्बार्कमेंट है ना, असम में फ्लड की दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये जो एम्बार्कमेंट्स हैं ना वो क्या काम कर रहे हैं, पहले तो इसका यूज़ जो है वो पॉजिटिव में होना था और इसका फ़ायदा दिखाई दे रहा था, लेकिन लेटर जब हमने देखा इन सारी चीज़ों को, कई बार होता है कि हम कोई चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन हमारा होता है कि ये चीज़ तो फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते तो हमें उस चीज़ों की, उन स्टेप्स की कुछ कमियां भी निकल करके आती है, तब हमें पता चलता है कि इसमें ये कमी भी हो सकती थी, इसका हमने अदर फैक्टर नहीं देखा। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि असम के अंदर में ये जो दिक्कतें क्यों हो रही हैं, एम्बार्कमेंट जो बनाए जा रहे हैं उसके थ्रू पानी तो रुक रहा है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो सिल्ट है और जो गाद है नदियों का, वो भी आकर के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और वो क्या होता है, इस एम्बैंकमेंट की वजह से जब आसपास किनारों के एरिया में वो गाद इकट्ठी होती जाती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, गाद जब बहुत ज़्यादा जमती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि रिवर का पानी अब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और फिर वो क्या होगा, गाद की वजह से पानी का जो फ्लो है ना, रिवर का जो फ्लो है वो आपके बाहर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कभी नीचे भी होते हैं, गाद वगैरह वहाँ बहुत इकट्ठी हो जाती है,
तो इसकी वजह से वो जो पूरा एरिया होता है जहाँ पर ये एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी रहती है हर समय। तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी इम्पैक्ट है। और नमी बहुत ज़्यादा होगी तो मान लीजिए कोई वेट सरफेस है जहाँ पर गीला पानी ऑलरेडी गिरा हुआ है, वहाँ पर फिर से आकर के पानी अगर गिरेगा तो वो ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो वो लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, राइज होता जाएगा। तो यही दिक्कतें हैं कि बोला जा रहा है कि जब भी कोई भी कमेटी बनती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेशन दी जाती है, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फ्लड जैसी समस्याएं जो है वो हमेशा साल दर साल बढ़ती रहती हैं और हमेशा ही चैलेंज का क्या बनी रहती है, मुद्दा बनी होती हैं। तो ये जो हुआ पूरा ये असम से रिलेटेड बात की जा रही है पर्टिकुलर, और साथ के साथ में केवल और केवल एम्बैंकमेंट की बात की जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर केवल असम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बात की जाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्याएँ होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि बाढ़ की समस्याएँ होती क्यों हैं, तो बहुत सारे नेचुरल कारण भी होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल रीजंस कैसे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, साथ के साथ में ग्लेशियर वगैरह बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं तो भी बाढ़ की समस्याएं होती हैं। अगर बहुत तूफ़ानी लहरें आ रही हैं, साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो कई बार होता है कि मान लो साल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आए, तो जब साइक्लोन भी आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ समंदर का पूरा पानी उठा करके लेकर के आता है और वो उस एरिया में पटक कर चला जाता है। मतलब कि साइक्लोन तूफ़ानी लहरों की वजह से भी जो है वो पानी जो है वो शहरी क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भर जाता है और वहाँ भी बाढ़ की समस्याएँ हो जाती हैं। साथ के साथ में अगर बोला जाए कि कहीं पर अचानक से बाढ़ आ गई, अब अचानक से बाढ़ कैसे आ जाएगी, जैसे बांध में पानी क्या किया जाता है, रोक करके रखा जाता है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए किसी भी अदर कारण से, जैसे होता है हमेशा कि दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है, बीच में बांध बना हुआ है, तो एक स्टेट ने पानी छोड़ा तो दूसरे जो स्टेट है वहाँ पर, क्योंकि बांध का भी एक कैपेसिटी है, वहाँ पर भी एक मात्रा में ही पानी को स्टोर किया जा सकता है, तो फिर दूसरे स्टेट को भी पानी छोड़ना पड़ता है और जब बांध का पानी छूटता है तो भी कई बार बाढ़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं डिजास्टर के लिए, ये जो फ्लड डिजास्टर होता है या फिर फ्लड का जो कारण होता है उसके लिए, ठीक है। तो प्राकृतिक कारणों में यही दूसरा कारण होता है कि नदी तट का बहुत ज़्यादा अति प्रवाह हो रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड जैसी समस्याएं आती हैं। लेकिन ये तो हुए नेचुरल कारण, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ह्यूमन और मैन मेड भी बहुत सारे कारण हैं आज के डेट में, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्याएं बहुत ही फ्रिक्वेंट है और इसके ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मानसून स्टार्ट ही हुआ है, अभी आप देखिएगा 2-3 महीने में आपको जगह जगह पे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ होंगे वहाँ पे, उत्तराखंड हो गया आपका पहाड़ी एरिया, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश, आपको जगह जगह पर बाढ़ की समस्याएँ दिखेंगी। साथ के साथ में आपको राजस्थान में, जहाँ पर पानी की कमी बोला जाता है कि पानी की कमी है, वहाँ पर भी कई एरियाज़ में आपको दिखेगा कि बाढ़ जैसी समस्याएं होगी। अभी रिसेंट में आपने देखा है कि मुंबई में, अभी तो जुलाई स्टार्ट ही हुआ था और वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है पिछले 20-22 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहाँ पे बारिश हुई और पूरी मुंबई में बाढ़ आ गया। तो यहाँ पर अगर इन सारे चैलेंजेस को देखा जाए तो प्राकृतिक कारण तो होते ही होते हैं, बट आज के समय में ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ह्यूमन और मैन मेड कारणों से पड़ रहा है बाढ़ को लेकर के। तो यहाँ पर बात की गई है कि मानव प्रेरित कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जो है वो इस हद तक बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ की समस्याएं हो रही है। अर्बनाइजेशन का क्या है कि हमने क्या किया, पहले जो गांव एरिया में जाएंगे आपको मिट्टी ज़्यादा दिखेगी, आपको द्वार पे मिट्टी, रोड पे आपको मिट्टी ज़्यादा दिखेगी, बट शहरी क्षेत्रों में आपको सारी कंक्रीट की सड़कें मिलेंगी, आपको सीमेंटेड सड़कें मिलेंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो ऑब्जॉर्व करने की क्षमता होती है ना, वो चली जाती है। जैसे बारिश हुई और ज़मीन जो है अगर वो मिट्टी है तो वो क्या होगी, पानी को ऑब्जॉर्व करेगी और वो रिस कर चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी राइज होता है। लेकिन यहाँ पर जब शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट की सड़कें बना देते हैं और इन सभी चीज़ों की वजह से जो बारिश का पानी है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की जो है बेहतर नालियाँ वगैरह आपको शहरों में बहुत कम दिखाई देंगी, हर चीज़ आपको बिल्कुल पटी हुई दिखाई देंगी इस तरीके से कि कंक्रीट की सड़कें बन गई हैं, हर जगह आपको ढका हुआ क्षेत्र दिखेगा। तो पानी जाएगा कहाँ। दूसरी बात यह है कि ऑब्जॉर्ब जो ज़मीन कर सकती थी उसके ऊपर तो आपने सीमेंट की लेयर लगा दी है, इसकी वजह से भी बहुत सारे क्या होता है कि पानी जो है वो गंदे नालों में जा कर के बह जाता है और कई बार होता है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है या ज़मीन के अंदर रिस नहीं पा रहा है। इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पानी धीरे धीरे सड़कों के ऊपर में भर जाता है और फिर बाढ़ लाइक कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो शहरीकरण है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ की समस्याएँ होती है। दूसरी चीज़ है कि वनों की कटाई। बोला जाता है
कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना वो क्या करती हैं, मिट्टी के साथ साथ पानी वगैरह को भी क्या करती हैं, एक तरीके से होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ के साथ में जब पानी होता है उसको क्या होता है, पौधे जो हैं वो खुद भी अपने फूड प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, जड़ों से जो है वो पानी पूरे उसके तनों में वहाँ तक जाता है। तो ये जो पानी है ये अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, लेकिन वनों की कटाई की वजह से क्या होता है, या फिर जो वनस्पतियां हटा दी जाती है उसकी वजह से जो पानी का जो ऑब्जॉर्व करने की क्षमता होती है ना, ज़मीन की पानी ऑब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जड़ें खुद भी पानी को होल्ड करके रखती हैं, ऑब्जॉर्व करके रखती हैं। और जैसे ये वन कटते जाते हैं तो भूमि की जो ज़मीन है उसकी पानी को अवशोषित करने की, ऑब्जॉर्व करने की क्षमता भी चली जाती है। साथ के साथ में बोला जाए कि निकासी प्रणाली जो ख़राब होती है, अगर जैसे अभी मैंने बात की कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नदी जो है, जो भी नाले हैं वो बिल्कुल सही तरीके से मैनेज, प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है उनका, इस वजह से बारिश का पानी आकर के या तो वो नदी नालों में बह जा रहा है, या फिर जो क्या हो रहा है कि वो शहरी क्षेत्रों में भर जाता है, गली मोहल्ले में आपको भरा हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारी एक तो बीमारियां, डिजीज़ भी होंगी, साथ के साथ में वो पानी भरा रहेगा तो आपकी डे टू डे लाइफ भी बहुत इंपैक्ट होती है और बाढ़ वगैरह बनता है। साथ के साथ में बांधों की विफलता, अभी हमने क्या कर दिया है कि जगह जगह पर बांध तो हैं लेकिन उनका जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, बांध जो है बहुत पुराने समय के बांध है, उनको प्रॉपर वे में मैकेनिज्म नहीं किया गया है। साथ के साथ में ऐसा है कि जिस समय में ये बांध बनाए गए थे उस समय में वाटर जो है वो बारिश के थ्रू भी जितना आता था या जो उस समय की कैपेसिटी थी उसके हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, या फिर अनसर्टेन मानसून है, कभी बारिश बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से जो बांध की कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो पानी कहीं ना कहीं नदियों में भी बह रहा है और बांध में भी आकर के स्टोर हो रहा है। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि बांध भी जो है वो विफल हो जाते हैं पानी को एक तरीके से कंट्रोल करने में, होल्ड करने में। ये भी समस्याएं हैं। साथ के साथ में बहुत सारे और भी दिक्कतें हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वही जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ग्लेशियर का पिघलना, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इंसानों ने प्रकृति को इस तरीके से यूज़ किया है और वो कर ही रहे हैं इस तरीके से यूज़ की उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट के ऊपर में पड़ रहा है। तो ये सारे बहुत सारे जो कारण हैं, साथ के साथ में आपके एग्रीकल्चर सिस्टम जिसके ऊपर में हम आप टिके हुए हैं, क्योंकि फूड प्रोडक्शन होता है तभी हम क्या होते हैं उसको कंज्यूम करके जीवित हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि कृषि पद्धतियाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है या फिर जो आर्टिफिशियल वाटर जो चैनल्स हैं उनका यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बाढ़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वाटर का फ्लो है ना, रिवर वाटर का फ्लो है, उसको भी हम डिसरप्ट करते हैं। साथ के साथ में और भी वेरियस बहुत सारे कारण होते हैं मैन मेड, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्याएं होती हैं। तो दोनों ही तरीके के रीजंस होते हैं, कभी कभी नेचुरल रीजंस भी होते हैं और कभी कभी इन तरीके की ये जो बाढ़ की समस्याएं हैं वो मैन मेड भी होती हैं, जिसकी वजह से हर साल आपको दिखाई देता है कि अलग अलग एरियाज़ में क्या दिखेंगे, बाढ़ की समस्याएं दिखेंगी। अगर पूछा जाए कि किस तरीके से होना चाहिए इसका काम, तो अच्छा रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। शहरों के लेवल पे स्पेशली, गांव के लेवल पे फिर भी मिट्टी होती है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, तरीके होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन वहीं पर बात की जाए, जैसे कि गाँव में आपको कुएँ वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, आपको सिंचाई वगैरह के लिए जो संसाधन होते हैं वहाँ पर भी लोग पानी को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बना के रखते हैं। गाँव में आपको तालाब वगैरह ज़्यादा दिखाई देंगे, तो इसकी वजह से जो गांव वाला एरिया है वहाँ पर फिर भी बाढ़ की समस्याएं आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्याएं होंगी, क्योंकि जो नियोजन है ना, बेहतर प्लानिंग जो है वो नहीं हो पाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको ठीक करने का यही कारण, यही एक तरीके से उपाय है कि बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म और मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी जा करके हम इसको ठीक कर पाएंगे। ठीक है, साथ के साथ में इंजीनियरिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं ना, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। कि अगर हम बाढ़ सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कहना चाहिए कि जैसे अलग अलग जगह पे सिस्टम लगा दें कि वहाँ पर जैसे ही वाटर लेवल राइज हो तो वहाँ पर हमें अर्ली वार्निंग चीज़ें मिल जाएं, या फिर हम पहले से ही बता के रखें कि इस एरिया में इतनी बारिश होने वाली है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में रहे कि यहाँ पर इतनी बारिश होने वाली है, यहाँ पर हो सकता है कि बाढ़ लाइक कंडीशन हो जाए। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले से ही हम अपना जो पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बरत करके रखें। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे वो बेहतर प्लानिंग की हो, चाहे वो प्रॉपर मैकेनिज्म की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सारी समस्याओं को दूर करने की हो। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखा होगा मेंस का, यूपीएससी का, तो आपको बाढ़ से और बाढ़ के मैकेनिज्म से इसको कैसे मैनेज किया जाए, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की क्या समस्याएं, इससे रिलेटेड आपको मेंस का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो आर्टिकल था वो असम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, लेकिन उसको हमें होलिस्टिक वे में देखना
ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया। ये जो अगला जो है, ये यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात की जा रही है एक्सट्रीम हीट टेक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो द टोल दैट एक्सट्रीम हीट टेक्स ऑन वुमेन, यहाँ पर बात की जा रही है कि हीट वेव की वजह से इस बार 2023 जो था, पिछला जो 2023 था वो सबसे गर्म जो साल था, ठीक है। तो और जो 2024 भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस बार का जो गर्मियों का समय था उस समय भी हमने बात की थी कि नॉर्मली जो 4 दिन का हीट वेव होता है उससे जस्ट डबल 8 डेज़ का जो इस बार हीट वेव था। तो यहाँ पर गर्मियों की समस्याएं बढ़ रही है और हो सकता है कि ये 2024 भी ख़त्म होते होते अपने गर्मियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तो यहाँ पर जब हीट वेव आता है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, वो हर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। लेकिन इस एडिटोरियल में पर्टिकुलरली बात की जा रही है वुमेन से रिलेटेड, और ये जो टॉपिक है हमने पहले भी ऐसा थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है कि महिलाओं के ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस एडिटोरियल के द्वारा हम देख लेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा महिलाएं वल्नरेबल हैं हीट वेव को लेकर के। साथ के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ 3-4 आप ऑप्शन बता दीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि अभी हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो देखी और उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 18th रही। बहुत खुशी की बात होनी चाहिए थी ये तो कि 18वीं रैंक है, बहुत अच्छी रैंक होगी, बट ये जो 18th रैंक है ये नीचे से हमने टॉप किया है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल लोवेस्ट से ऊपर उठते हुए 18th रैंक हमने ग्रैब की है, किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बाकी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लेकिन एक रीज़न हीट वेव भी है। यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वुमेन जो है कहाँ कहाँ पर हार्म होता है एक्सट्रीम हीट की वजह से। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर ही है, अब घरों में ही अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो सुबह उठते ही उनको क्या है, चूल्हे के सामने बैठ जाना है, ठीक है। उसमें बायोमास का यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। साथ के साथ अपने घर में माताओं को अब देखा होगा काम करते हुए कि वो गर्मियों में भी उनको काम तो करना ही है, खाना आपके लिए हमारे लिए बनाना ही बनाना है, और वो गर्मियाँ चाहे कितनी भी हो रही हों, किचन में उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली हर एक डायमेंशन के ऊपर में बात की गई है, छोटे से लेकर के बड़े, कि किस तरीके से नेगेटिवली महिलाएं जो है इम्पैक्ट होती हैं हीट वेव से। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में जो है वो मोर देन 1 in 6 वुमेन इन द वर्ल्ड जो है अफेक्टेड हैं, ठीक है। साथ के साथ में बात की गई है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 18th रैंक है, नीचे से टॉप किया है हमने, नीचे से 18वीं रैंक पे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि महिलाएं जो है किस तरीके से इंडिया के अंदर इम्पैक्ट हो रही हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है हीट वेव, इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और केवल माता के हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उससे जो बच्चा होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और पूरी फैमिली कहीं ना कहीं सफ़र करती है, ठीक है। तो एक वुमेन, एक महिला के ऊपर में पूरी परिवार, पूरा फैमिली जो है वो डिपेंडेंट होता है, और एक महिला अगर क्या है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो पूरी फैमिली के ऊपर में पड़ता है डेफिनेटली। यहाँ पर बात की जा रही है कि हिडन टोल क्या है। अभी जो है ADB की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, और इसमें बताया गया कि जो हीट है वो राइज हो रहा है, ठीक है, और ये राइज हो रहा है, और इस हीट राइज की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम हीट का अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अनइक्वल कहने का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमेशा कि गर्मियाँ जब बढ़ती हैं तो सबसे ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी किसकी होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग हैं, जिनके पास में AC है, कूलर है, ठीक ठाक रहने की व्यवस्था है, अच्छे खासे पैसे हैं, उनको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। कि कार है अगर उनके घर में, उन्होंने कार में बैठे AC ऑन किया और निकल गए जहाँ निकलना है, घर पे आए गर्मी लग रही है AC चालू किया, आरामदायक ज़िंदगी। लेकिन अनइक्वल इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, जो कि डेली वेजेस कर रहे हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनको ठेले पर लेकर के सामान घूमना ही है, अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनका घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर दिन उन्हें कमाना है, तभी जा करके उनके घर में चूल्हा जलेगा। तो इसकी वजह से बोला गया है कि ये जो हीट वेव है ना, ADB की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अनइक्वल जो है इम्पैक्ट है। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले डिफरेंट सेक्टर्स की, तो वहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में भी हमेशा कंपैरिजन होगा, और वुमेन के ऊपर में इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात की जा रही है कि किस तरीके से वुमेन्स के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बात की जाए अगर यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर जब बात की जाती है ना, तो कारण क्या क्या होते हैं। एक तो कुकिंग
कुकिंग में जो एलपीजी गैस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बोला गया है कि इस एलपीजी गैस में जो बायोमास यूज़ होता है उसका जो गर्मी है, उसकी जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल जो आपका हीट वेव टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो, प्लस जो बायोमास का यूज़ करके महिलाएं घर के अंदर किचन के अंदर खाना बना रही हैं, काम कर रही हैं, वो दोनों जब मिलती हैं तो सोच लीजिए, अगर मैं और आप काम नहीं कर रहे हैं किचन के अंदर, तो मेरे लिए अगर 43 डिग्री टेम्परेचर है तो वो महिला जो किचन के अंदर काम कर रही है उसके लिए टेम्परेचर 43 से और ज़्यादा होगा, क्योंकि वो किचन में गैस के सामने, चूल्हे के सामने, हीट के सामने ऑलरेडी काम कर रही है और बाहर का टेम्परेचर भी उतना ही है। तो इसकी वजह से महिलाओं को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि ये जो महिलाओं को इम्पैक्ट है वो और कौन कौन से रीज़न से होता है। दूसरा है कि हार्मोनल चेंजेस। देखिए, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के साथ में होती हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, अभी कई लोग बोल देंगे कि पुरुषों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो भी तो बाहर जा करके काम करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर उनका ऐसा बना हुआ है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। साथ के साथ में प्रेगनेंसी, जब महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा होता है, और ऐसे समय में अगर हीट का और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े तो उनका जो है डबल इम्पैक्ट हो गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, कोई मेल है, उसके कंपैरिजन में आप एक प्रेग्नेंट लेडी की या फिर ऐसी महिला जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस समय में आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, उनके लिए जो वो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए बात की गई है कि जो हीट वेव का इम्पैक्ट जो है वो अनइक्वल इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाती है कि ये जो कारण है, उसके बाद में अगर हम बात कर लें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग इम्पैक्ट है, और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर अलग इम्पैक्ट है। शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं वो जनरली कहाँ पे रहेंगी, कई अगर मान लीजिए वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा खासा जॉब कर रही हैं, तब तो एक अलग बात है। बट अगर शहरी क्षेत्रों में भी जो मजदूर हैं, उनकी फैमिली है, उनके घर में जो महिलाएँ हैं वो स्लम्स में रह रही हैं, झोपड़ियों में रह रही हैं, और वो कैसी होती है, जनरली टीन शेडेड होती है। गाँव में तो मिट्टी वगैरह के घर होते हैं या फिर इस तरीके का जगह होती है, एनवायरनमेंट होता है, ग्रीनरी होती है, तो वहाँ पर गर्मी का जो लेवल होगा और शहरी क्षेत्रों में गर्मी का लेवल होगा, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक तो आसपास बहुत ज़्यादा कंजस्टेड आपको घर मिलेंगे, यहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं, और स्पेशली स्लम वगैरह में जो लोग रह रहे हैं उनको और ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और हीट का बढ़ना हेल्थ के ऊपर में बहुत सारी बीमारियाँ लेकर के आता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि महिलाओं के ऊपर में चारों तरफ से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। साथ के साथ में बात की जाती है कि क्या क्या कारण जब ये होते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रभाव जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो केवल और केवल इस हीट वेव की वजह से महिलाएं इम्पैक्ट नहीं होती है, इस हीट वेव की वजह से उनका हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे मैंने बात की, फैमिली को हो ही रहा है नुकसान, लेकिन उसके साथ साथ जो बर्थ जो है ना, न्यू बर्थ जो होते हैं, जो बच्चा जो होने वाला होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार हमने देखा है, स्पेशली इस एडिटोरियल में भी बात की गई है कि महिलाओं की हीट वेव की वजह से या फिर गर्मियों की वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, उस टेम्परेचर को जब महिलाएं कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिल बर्थ देखे गए हैं, यानी कि मृत बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये हीट वेव और टेम्परेचर का कंट्रोल ना कर पाना भी है। ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक, तो ये पूरा जो एडिटोरियल है बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में इम्पैक्ट तो है ही हीट वेव का, लेकिन ये जो पूरा एडिटोरियल है वो केवल और केवल महिलाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी था, शायद ऐड नहीं हो पाया है, इसको हम कल कर लेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है, उस क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि किस तरीके से जो हीट वेव है वो महिलाओं के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि महिलाओं के ऊपर में आज जो हमने बातचीत की है तो उससे रिलेटेड क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हम उसकी फ्रेमिंग करेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है यूनियन बजट के बारे में। ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 जुलाई को अभी जो है वो 2024-25 का बजट जो है पेश होने जा रहा है। और यहाँ पर बात की गई है कि ये बजट पिछले कुछ 2 टेन्योर में जो बीजेपी गवर्नमेंट रही है उस बजट से अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इसके पहले जो थी इनके पास में बिल्कुल फुल मेजॉरिटी थी, लेकिन इस बार कोalition की गवर्नमेंट है, यानी कि बहुमत जो था वो था नहीं बीजेपी को, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है। तो डेफिनेटली बजट जो होगा उसमें उसका भी प्रभाव कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर ले अगर कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ अब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, और इन चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस कौन कौन से हैं जिसके ऊपर में हमें इस बजट में एड्रेस करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में भी देखने की ज़रूरत है, इसके बारे में ये एडिटोरियल बेसिकली बात
बात करता है। ठीक, तो सबसे पहले बात की गई है एम्प्लॉयमेंट इशू एज अ पोल प्लैंक। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा जो है वो क्या है, बेरोजगारी का। और इस मुद्दे कहना चाहिए कि ये एक दुखती नस है हर किसी के लिए। ठीक है, तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है और इसके ऊपर में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बजट में जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में सबसे ज़्यादा बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जानी चाहिए। दूसरी बात ये बोली गई है कि बात क्या की जानी चाहिए। यहाँ पर एक शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स है, इन्होंने एक बात बोली है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था। यहाँ पर गवर्नमेंट अटेम्प्टिंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय इम्प्लीकेशन। यहाँ पर बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली, इनको ऐसे काम करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी हमने देखा कि मनरेगा को लेकर के जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा से ये मांग उठ रही है कि जिस तरीके से मनरेगा गाँव के लेवल में आपको दे रहे हैं आप जॉब, उसी तरीके से आपको अर्बन एरियाज़ में भी मनरेगा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है लोकल जो लोग हैं या फिर जो कम स्किल्ड लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनका बहुत लाइफ चेंज हो सकता है इसकी वजह से। हमने मनरेगा के बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली मनरेगा की वजह से कई सारे लोग जो हैं वो वर्क में इन्वॉल्व हुए हैं। साथ के साथ में महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक सर्वे में मैं गई थी, वहाँ पर मेरा जो उस समय में जब मास्टर्स कर रही थी उस समय में, तो उसमें बात की गई थी जब मैं मिली थी वहाँ से महिलाओं से, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत चेंज हुई है मनरेगा की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो मनरेगा है इसमें आपको 4 घंटे 5 घंटे जा कर के काम करना है, ठीक ठाक आपको वेजेस मिल जाता है, आपको फिक्स है कि आपको 100 दिनों की नौकरी जो है वो आपकी मिल जाएगी और इसकी वजह से अच्छा खासा जो है चल जाता है काम, घर ठीक ठाक चल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें शहरी क्षेत्रों में भी होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत ध्यान नहीं दे रही है। और हमने जो 2-3 दिन पहले हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पर हमने बात की थी कि आने वाले समय में, जहाँ पर हमने पॉपुलेशन की बात की थी, वहाँ हमने बोला था कि आने वाले 2030 में जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों में आएंगे। तो अर्बनाइज जो सिस्टम है उसमें बर्डन जो है वो बढ़ने वाला है। और ये बर्डन कहाँ पर बढ़ेगा, सबसे पहले रोज़गार, क्योंकि लोग अगर गाँव से शहरों में आ रहे हैं तो वो सबसे पहले रोज़गार खोजने ही आ रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये बोली गई है कि अभी जो है CMIE यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनकी एक रिसर्च आई और इसमें बात की गई जो कि CMEI है जो है, उसने लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के एक रिपोर्ट पेश की और इसमें इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर क्या कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई इंडिया में जॉब को लेकर के कि इंडिया में जॉब का कंसर्न बहुत ज़्यादा है और इसमें भी किस तरीके का जॉब। यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि जो 15 to 29 ईयर एज ग्रुप के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है और यही जो एज ग्रुप होता है वो युवा श्रेणी में आता है। तो सोचिए अगर युवा ही बेरोजगार है तो फिर क्या होगा। इससे रिलेटेड हमने 2-3 महीने जब हम पहले एडिटोरियल एक डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बात की थी कि 80% जो युवा है वो इंडिया में बेरोज़गार हैं और ये ऐसे युवा हैं जो कि स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में डिग्री है, वो यहाँ पर बेरोज़गार हैं। तो ये जो CMIE है जो कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग करता है किसके बारे में, इकोनॉमिक, जो भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, साथ के साथ में लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट है ये कि यहाँ पर 15 to 29 ईयर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, साथ अनएम्प्लॉयड है। साथ के साथ में जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिए हुए लोग हैं, हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर के 12th वगैरह पास करके जो निकले हुए लोग हैं वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात बोली गई है कि MSME सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। आपको पता होगा कि जो 50% जो यहाँ पर बात की जाती है कि 50% पहले बोला जाता था कि 50 to 60% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब 40% लोग अगर एग्रीकल्चर में दिखाई देंगे आपको, तो वहाँ पर जितने भी बचे हुए लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में MSME में ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो MSME सेक्टर जो है काफ़ी क्रूशियल रोल अदा कर रहा है। साथ के साथ में यहाँ पर आपको लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, रोज़गार के अंदर में, और यहाँ पर जो है वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है
कि यहाँ पर ऐसे सामान बनाए जाते हैं ना जिनकी विदेशों में भी डिमांड होती है, और ये छोटे छोटे लेवल पे बिल्कुल डे टू डे लाइफ में आपकी बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं। तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि हथकरघा उद्योग हो रहे हैं, शहद बनाने के लिए खादी उद्योग है। इस तरीके से छोटे छोटे लेवल पे स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि हम देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनमें काम करने वाले लोगों की लाइफ कैसी है एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई देती है। हमने एक बात की थी कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेबर फोर्स में बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, बट कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बिना वेजेस के ही काम करना पड़ रहा है। जैसे कि घरों में मान लीजिए छोटे लेवल पे, जो हमने बात की थी यूनिक कॉर्पोरेटेड जॉब्स की, कि घर के लेवल पे ही छोटे लेवल पे ही महिलाओं ने काम शुरू कर दिया है और एक को हेल्प करने के लिए बाकी 4 लोग लगे हुए हैं। उनके पास में रोज़गार तो है, लेकिन वो रोज़गार किसी काम का नहीं है क्योंकि उनको उसके बदले में पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये सारे जो की फैक्टर्स है जिसके ऊपर में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ में हमने ये एक टर्म बहुत सुना है जॉबलेस ग्रोथ का। जॉबलेस ग्रोथ कहने का मतलब है कि हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसका जब हम अलग अलग लेवल पे देखते हैं, जब इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूट है वो भी प्रोजेक्शन करता है तो कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, फास्ट है, बूम कर रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोगों के पास में जॉब कितनी है तो वहाँ पर दिखता है कि जॉब कम है। लोगों को वेजेस कितना मिल रहा है या पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो बाकी सारे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में पर कैपिटा इनकम भी कम है। मतलब मोर और लेस चीज़ें क्या है कि ग्रोथ तो है, लेकिन ये ग्रोथ कैसी है, या तो जॉबलेस ग्रोथ है या फिर ये ग्रोथ जो है वो कहना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है, बट एक समृद्धि जो होती है ना, ग्रोथ जो एक टर्म होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। विकास करना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बट ग्रोथ यानी कि समृद्धि जो होती है वो पर कैपिटा इनकम से भी डिनोट होती है कि एक इंसान डेवलपमेंट अपने कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बट उससे उसकी खुद की जो इनकम है वो कितनी जनरेट हो रही है, उसकी लाइफ जो है वो कितनी बदल रही है, उसका जो कहना चाहिए रहन सहन, रहने का तरीका जो है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कितना चेंज हो रहा है। उन सबको मिला करके ग्रोथ बनता है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही क्या है, बहुत एक डिफरेंस है। लोग एक ही उसको काउंट कर देते हैं, ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ, बट ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ जो है वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही व्यापक है। उसमें इंसान की पर कैपिटा इनकम प्लस उसका लिविंग स्टैंडर्ड दोनों चीज़ें शामिल होती है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है कि ये सारे एरिया जो है ना ये बजट में फोकस एरियाज़ होने चाहिए, और इन सब को ठीक करने के लिए वही पुराना जो है रोना धोना, लेकिन ठीक हो ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के ऊपर में बहुत ज़्यादा खर्च करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। डिफेंस के ऊपर में हम साल दर साल से अपना जो है खर्च बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्टिकल है बेसिकली बजट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इसके बारे में बात करता है, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है वेयर द फोकस शुड बी, तो मैंने बताया कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इन सब पे ध्यान देना है। और ये क्यों ध्यान देना है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकाल करके लेकर आते हैं हम, वहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर आता है ये, और यूनाइटेड नेशन का ये जो HDI है या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, अलग ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, यहाँ पर इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इन्हीं सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है, जज किया जाता है, इन्हीं को काउंट करके, कैलकुलेट करके ये जो इंडेक्स है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इन सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया ख़राब परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो की फैक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इनमें अभी भी इंडिया के अंदर में कमी है। तो इन सभी के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है, तभी जा करके हम 5th इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट और क्या पता कभी टॉप में भी पहुंच जाएं, तो यहाँ तक का दूरी हम तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है सिनारियो है जो कि आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस समझ में भी आ रही होंगी और इसका आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नोटबुक कैश चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।